तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और बहुत अच्छी तरीके से वॉच करिएगा, क्योंकि ज्योग्राफी से क्वेश्चंस बनते हैं, एनवायरनमेंट से क्वेश्चंस बनते हैं, वो पूरे भारत से ही बनते हैं। तो ये वीडियो पूरा आपके लिए। देखिए दोस्तों, भारत का भूगोल हमारा 4 से 5 पॉइंट के स्टार्टिंग जो होते हैं वो हमें स्थिति बताते हैं। बोले कैसे? जो क्वेश्चन एग्जाम में ट्रेंड करते हैं वो क्या होते हैं कि भारत की स्थिति, भाई जिस देश में मैं रहता हूं, आप रहते हैं, उस देश की स्थिति ग्लोब पर क्या है, ये क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए। देखिए, अगर मैं बात करूं तो सबसे पहली बात करें कि जो हमारा पृथ्वी है ये गोल है। मैं मान लेता हूं इसको पृथ्वी। अगर मैं पृथ्वी को 2 भागों में बांट देता हूं तो ये नॉर्थ में बढ़ जाती है, साउथ में बढ़ जाती है, उत्तरी और दक्षिणी। हमें याद रखना है कि भारत जो है हमें हमारा कहां पर है, यहां पर है। याद ये रखना है कि भारत यहां पर है तो मतलब उत्तरी गोलार्ध में है। उत्तरी गोलार्ध के किस पार्ट में है? ये पूर्वी पार्ट होता है, ये पश्चिमी पार्ट होता है। तो ये बात तय हो गई कि भारत की स्थिति उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी देशांतर में है। क्लियर है? ये फैक्ट यहां पर आपको क्लियर रखना है एग्जाम के लिए, क्योंकि यह पॉइंट है जो एग्जाम में सबसे ज्यादा ट्रेंड होता है। ठीक है, अगर मैं बात करूं नेक्स्ट पॉइंट की कि भारत की आकृति कैसी है। भारत दोस्तों, मैप से मैं पूरा वीडियो पढ़ाऊंगा। भारत की आकृति चतुष्फलकीय है या चतुष्कोणीय है। बोले कैसे? चतुष्कोण का मतलब क्या होता है? चतुष्कोण का मतलब होता है जिसमें 4 कोण हो। सिंपल सी बात है। बोले कौन सा? एक ये दिख रहा है आपको, एक ये दिख रहा है, एक इधर निकला है, एक इधर निकला है। तो आप तय हो गए, बिल्कुल क्लियर है, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो इसलिए मुझे चतुष्कोणीय कहा जाता है, यानी भारत को चतुष्कोणीय कहा जाता है। भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है? 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी गोलार्ध में है। पूछा नहीं जाता है, लेकिन एग्जाम में हो सकता है डीप में पूछ लिया जाए। देशांतरी विस्तार कितना है? 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर है। ठीक है, ये पॉइंट, 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट है, पहला और दूसरा। ये भी पॉइंट आपको लिख लेना है एग्जाम फैक्ट के लिए। ठीक है, आगे बात करें दोस्तों, जो क्वेश्चन बनता है यहां से कि ये बताओ कि दुनिया में दूसरा देश क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा कौन सा है। तो आप शॉक्ड हो जाओगे और आप हो सकता है ना बता पाओ। लेकिन अगर मैं कह दूं कि भारत की स्थिति जनसंख्या के अनुसार कौन सी है, तो जनसंख्या के अनुसार भारत की स्थिति है दूसरा। यानी अगर पॉपुलेशन की बात करें तो भारत दूसरे नंबर पर है, और अगर हम क्षेत्रफल की बात करें तो एरिया वाइज में भारत है 7वें नंबर पर। यह कंफर्म है, आप इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन फिर भी हमारा कर्तव्य बनता है कि क्वेश्चन अगर डीप में पूछता है तो हम सभी आपको सारे फैक्ट को यहां पर क्लियर कराते चलें। स्क्रीनशॉट जरूर ले लें, फिर हम आगे बढ़ेंगे। देखिएगा, अगर हम बात करते हैं कि विश्व में स्थान, एक तरफ है क्षेत्रफल के अनुसार, एक तरफ है जनसंख्या के आधार पर। अगर देखा जाए कि प्रथम जो है क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा बड़ा देश है, तो ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार ट्रेंड होता है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन में क्या पूछा जाता है कि दुनिया में क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा देश कौन सा है, तो है रूस। आंसर हो गया। दूसरा क्वेश्चन, दुनिया में जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ा देश कौन सा है, तो यह है हमारा पॉपुलेशन के आधार पर, क्योंकि यह जनसंख्या में। दुनिया में दूसरा देश हमारा जनसंख्या के अनुसार है भारत। यह बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यह पूछा जा चुका है। 2035 तक जो है भारत सबसे नंबर 1 पर आ जाएगा और चीन को पछाड़ देगा पॉपुलेशन में। द्वितीय में कनाडा आता है, चीन आता है यहां पर क्षेत्रफल में। ऐसे ही यूएसए, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, भारत, अर्जेंटीना। इसी तरीके से आपको याद रखना है कि भारत हमारा 7वें नंबर पर आपका कौन सा है? क्षेत्रफल में है, एरिया वाइज में है, और दूसरे नंबर पर हमारा है पॉपुलेशन में। ठीक है, अब हम ज्यादा नहीं बताएंगे इसमें, क्योंकि यही क्वेश्चन एग्जाम में ट्रेंड होते हैं। आगे हम बात करें दोस्तों, याद रखिएगा, भारत मैंने कहा उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में है, भारत चतुष्कोणीय है, और भारत की बात करें तो भारत पॉपुलेशन में यहां पर क्या है? 2nd नंबर पर है, और एरिया में हमारा क्या है? एरिया में है 7th नंबर पर। याद ये रखना है कि भारत की जनसंख्या हमारी 121 करोड़ के पार, यानी 2011 के अनुसार। अब हम 2021 की बात करें तो 2021 में जनगणना होगी, तो हम ये कह सकते हैं कि 2021 हमारी जनगणना के लिए है, और अगली जनगणना 10 साल बाद होगी 2031 में। तो एक फैक्ट आपको याद रखना है कि जनगणना कितने साल बाद होती है? 2011 में हुई तो 2021, 21 में हुई तो 31, 10 साल बाद होती है। क्लियर है? आगे हम बात करेंगे, नेक्स्ट पॉइंट पर बढ़ेंगे। देखिए, भारत मैप के अनुसार क्षेत्रफल हम बताते हैं। कई बार एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है ये फैक्ट। देखिए, ये फैक्ट एग्जाम में बहुत ट्रेंड करता है। अगर यह भारत है तो यह विश्व का कितना भाग कवर करता है? विश्व कितने परसेंट में है यार? 100% में है, और इसी 100% में इंडिया भी होगा। अगर इंडिया है तो यह बताओ कि इसका क्षेत्रफल, एरिया कितना है? तो 32 87 263। इतना याद कर लेना है, कोई लाख वाख करोड़ का झंझट नहीं। 32 87 263 इतना दिमाग में रखना है, या
32.8 वर्ग किलोमीटर भी दे सकता है आपके ऑप्शन पे। आपको सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि विश्व का भारत जो क्षेत्र है वो कितना घेरे है, 2.4%। एग्जैक्ट वैल्यू क्या है, 2.42। अभी तक जितने एग्जाम हुए हैं ऑप्शंस में केवल 2.4% ही ऑप्शन में आया है, इसलिए इस वैल्यू को भी 2.4 ही माना जाता है। परेशान मत होना। भारत में विश्व की कुल जनसंख्या कितनी रहती है, अगर एरिया कवर करता है 2.4% का, तो यार पॉपुलेशन कवर करता है 17.5% का, क्योंकि एरिया में है 7वें नंबर पर और पॉपुलेशन में है दूसरे नंबर पर। तो पूरे विश्व में जितने लोग रहते हैं उसमें अकेले अकेले भारत में 17% लोग रहते हैं, यानी 17.5 लोग, 17.5%। ठीक है ना, यानी 100 में 17 लोग भारत के हैं। ठीक है, आगे अगर बात करें दोस्तों, यहां पर उत्तर से दक्षिण का विस्तार, भारत का उत्तर से दक्षिण का विस्तार बता देना चाहता हूं। ये नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है, ये ईस्ट होता है, ये वेस्ट होता है। यानी कुल मिलाकर ये कह रहा है कि यह आपका हमारा पश्चिम है और यह हमारा पूर्व है, यह हमारा दक्षिण है, यह हमारा उत्तर है। तो उत्तर से दक्षिण का जो विस्तार है वो हमारा कितना है, 3214 किलोमीटर, यानी जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक। और हमारा 2933 किलोमीटर है पूर्व से पश्चिम की ओर। अगर क्वेश्चन में ये पूछा जाए, यहां पर गुजरात है और यहां अरुणाचल प्रदेश, इसकी लंबाई कितनी है, तो आप याद रखिएगा पूर्व से पश्चिम की लंबाई है 2933 किलोमीटर। भारत का सबसे पूर्वी बिंदु अगर पूछा जाता है तो मैप में यह रहा अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या है, ईटानगर। अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी प्रवेश करती है। और याद ये रखना है दोस्तों, यहां पर हमें क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है कि अरुणाचल प्रदेश में हमारा सबसे पूर्वी पॉइंट है, एक हमारा नॉर्थ पॉइंट होता है जिसको हम कहते हैं पिगमिलियन पॉइंट। क्या पिगमिलियन पॉइंट कहते हैं, नहीं, ये गलती मत करना। इंदिरा पॉइंट को ही पिगमिलियन पॉइंट कहा जाता है जो साउथ का पार्ट है, और नॉर्थ में दोस्तों इंदिरा कॉल है। याद रखना है, ऐसे ही आपके पूर्वी बिंदु पूछा जाता है। भारत का पूर्वी बिंदु है अरुणाचल प्रदेश में, जिसका नाम क्या है, किवतु है, इसको बलांगू भी कहते हैं। तो क्वेश्चन क्या बना कि भारत का सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है, किवथु या बलांगू है, किस राज्य में है, किस स्टेट में है, अरुणाचल प्रदेश में है। सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सा है, तो सबसे पश्चिमी बिंदु का मतलब है कि यह पूर्व में था तो पश्चिम हमारा गुजरात में होगा, तो यानी गुजरात में है। तो यह क्लियर हो गया कि पश्चिमी बिंदु भारत के किस हिस्से में आता है, तो गुजरात में आता है। और कौन से जिले में, कच्छ जिले में आता है। नाम क्या है, नाम है गौरा मोता, जीएम लिख लीजिएगा, गौरा मोता। ठीक है, आगे बात करें, ऐसे ही मैंने अभी ऊपर आईसी लिखा था, याद आया, और नीचे आईपी लिखा था। मैंने कहा अगर उत्तरी बिंदु पूछा जाए तो वो है जम्मू कश्मीर में। उत्तरी बिंदु जम्मू कश्मीर के लेह में स्थित है और जिसका नाम है इंदिरा कॉल, यानी आईसी। और अगर पूछा जाए कि सबसे ज्यादा दक्षिणी बिंदु कौन सा है, तो भारत का दक्षिणतम बिंदु है इंदिरा पॉइंट, जिसको कहा जाता है पिगमिलियन पॉइंट या फिर इंदिरा पॉइंट या पार्सन्स पॉइंट के नाम से जानते हैं। याद रखिएगा, यहीं से क्वेश्चन बनेगा, यह वाला बिंदु आपको भूलना नहीं है। बहुत सारे बच्चों को इंदिरा पॉइंट और पिगमिलियन पॉइंट पता था, लेकिन आज और दो डिटेल हम जोड़ना चाहते हैं कि इंदिरा पॉइंट का नाम पिगमिलियन पॉइंट भी है, इंदिरा पॉइंट का नाम पार्सन्स पॉइंट भी है। इंदिरा पॉइंट निकोबार द्वीप समूह में स्थित है, और निकोबार द्वीप समूह कहां पर है दोस्तों, यह रहा हमारा निकोबार द्वीप समूह, यह हमारा रहा यहां पर अरब सागर का लक्षद्वीप। क्लियर है, तो याद रखना है कि भारत की अगर स्थिति की बात करें तो भारत में यहां पर बे ऑफ बंगाल है और यहां पर अरब सागर है। अगर अरब सागर की बात करें तो अरब सागर के साथ लक्षद्वीप आता है, और बंगाल की खाड़ी के साथ अगर बात करें तो बंगाल की खाड़ी के साथ अंडमान निकोबार आता है। ठीक है, इसकी भूमध्य रेखा से दूरी कितनी है, 876 किलोमीटर। किसकी है, यहां से पिगमिलियन पॉइंट की दूरी अगर देखा जाए तो भूमध्य रेखा होती 0 डिग्री, तो 876 जब हम किलोमीटर तय करेंगे तो हमारा भारत पड़ जाएगा। मेरी बात समझ रहे ना, यानी पूरे अगर विश्व को देखा जाए तो भारत यहां पर है, और 8 से 76 किलोमीटर अगर हम यहां से चलेंगे तो 876 किलोमीटर के बाद हमारा भारत पड़ जाएगा, यानी इंदिरा पॉइंट। आगे हम बात करेंगे हम नेक्स्ट पॉइंट पर, प्रायद्वीपीय भारत। प्रायद्वीपीय क्या होता है, प्रायद्वीपीय दोस्तों ये होता है कि जब भी हम बात करते हैं तीनों तरफ, इधर भी जल, इधर भी जल, इधर भी जल, हम कहते हैं कि तीन तरफ से घिरा खंड प्रायद्वीपीय कहलाता है, और एक तरफ से स्थल से लगा हुआ, इधर पाकिस्तान चाइना है, इधर नीचे पानी से, यानी तीन तरफ से अगर कोई भी चीज घिरी हुई है तो दोस्तों याद रखिएगा, ये देखिएगा, इधर पानी, इधर पानी, इधर पानी, और इधर वाला लैंड भूमि है,
ठीक है ना। यानी 3 तरफ से भूमि को हम कहते हैं प्रायद्वीपीय भूमि। प्रायद्वीपीय भारत की बात करें तो सबसे दक्षिणतम पॉइंट हमने अभी आपको बताया था इंदिरा पॉइंट, लेकिन दक्षिण भाग की बात करें तो यहां पर तमिलनाडु में पड़ता है जिसका नाम है केप कोमोरिन, जो कन्याकुमारी में स्थित है। जब दक्षिणतम पॉइंट पूछे तो इंदिरा पॉइंट, दक्षिण भाग पूछे तो केप कोमोरिन। कहां है? तमिलनाडु के शिखर पर स्थित है। क्लियर है? तमिलनाडु स्टेट नहीं भूलना। भारत की स्थल लंबाई, स्थल का मतलब होता है कि जो भूमि दूसरे देशों के साथ लगी हुई है वो स्थल होती है, और जो तटीय भूमि होती है जो पानी से लगी हुई है। भारत की स्थल लंबाई होती है 15,200 किलोमीटर, और भारत की जो तटीय भूमि है द्वीपों को लगाकर 7516 किलोमीटर है, और द्वीप को छोड़ दिया जाए तो 6100 किलोमीटर है। क्लियर है? आगे हम बात करेंगे, यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है कि भारत का मानक समय कितने डिग्री देशांतर पर है। तो भारत का मानक समय दोस्तों 82.5 डिग्री को ऐसा भी लिखा जाता है, परेशान मत होना। और देशांतर हमेशा लेना है, अक्षांश नहीं, क्योंकि टाइम हमेशा जीएमटी पर रिलेट करता है। जीएमटी का मतलब होता है ग्रीनविच मीन टाइम, और जीएमटी का मतलब होता है जो टाइम जोन होता है वो हमेशा लेटिट्यूड पर ना होकर लॉन्गिट्यूड पर डिपेंड करता है। लॉन्गिट्यूड का मतलब होता है देशांतर, ठीक है ना। खड़ी रेखाएं, ग्लोब पर जितनी भी खड़ी रेखाएं होती हैं वो देशांतर होती हैं, और जितनी पड़ी रेखाएं होती हैं वो अक्षांश होती हैं। खैर हम इनको बाद में बात करेंगे। भारतीय मानक समय रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, भारतीय मानक रेखा, ये कोई नहीं बताएगा आपको, किताबों में भी नहीं दिखा होता है, किताबों में भी बहुत मुश्किल में मिलता है। किताबों में केवल इतना ही मिलेगा 82.5 डिग्री, लेकिन किताबों में यह नहीं मिलेगा कि कौन कौन से राज्य से गुजरती है। और कर्क रेखा तो सभी बच्चे जानते हैं, लेकिन यह बताओ कि भारत की जो मानक समय है, भारत में कितने मानक समय? एक मानक समय। कहां से गुजरता है? आप कहोगे सर उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर या इलाहाबाद। तो यार याद रखो 5 राज्यों से होकर गुजरता है, यानी हम ये कह सकते हैं, इसको ऐसे हम काट देते हैं तो ये 82.5 डिग्री हो जाता है। यही वाली रेखा में जितने राज्य आएंगे वही हमारे क्या हो जाएंगे? मानक रेखा के अंतर्गत। उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, ओडिशा। क्लियर है? तो ये सारी चीजें क्या है? मानक समय के अंतर्गत 5। अगर पूछा जाए कर्क रेखा, तो कर्क रेखा की अभी मैं बात करूंगा जो 8 राज्यों से होकर गुजरती है। तो फिलहाल ये वाला आपने टाइम जोन वाला पढ़ लिया। भारतीय मानक समय और ग्रीनविच समय के बीच कितना अंतर होता है? तो 5.5 घंटे का अंतर होता है भारत और जीएमटी के बीच, जहां पर मानक समय स्टार्ट होता है। याद भी यह भी रखना है कि 5.5 घंटे पीछे है या आगे। तो भारत का जो मानक समय है, स्टैंडर्ड टाइम है, वो 5.5 घंटे ग्रीनविच समय से आगे है। क्या है? आगे है। यह बात आपको याद रखनी है। चलिए आगे बात करें। अगर मैं बात करूं, अभी भाई हमने यही पूछा था आपसे कि भारत का जो मानक समय 82.5 डिग्री से गुजरता है वह कितने भारत के राज्यों से गुजरता है? तो आपने आंसर दिया 5। अब वो 5 कौन कौन से राज्य थे वो मैंने आपको मैप से बता दिया। उत्तर प्रदेश से लेकर उड़ीसा, आंध्र प्रदेश की हम बात करें। खैर, लेकिन जब भी क्वेश्चन में मानक समय और कर्क रेखा के बीच में अगर क्वेश्चन आ जाए तो कंफ्यूज मत हो जाना। कर्क रेखा अलग से गुजरती है, कर्क रेखा ऐसे गुजरती है, मानक समय ऐसे गुजरता है। ये मानक समय है और ये हमारी कर्क रेखा है। ठीक है? कर्क रेखा 23.5 डिग्री पर गुजरती है और मानक समय हमारा 82.5 डिग्री पर। तो ये फर्क है यार। ठीक है? अगर मैं बात करूं 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है। मैंने आपको ट्रिक भी बताई थी, मित्र पर गमछा झार। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। 1 2 3 4 5 6 7 8। क्लियर हो गया? हम अगर इसको थोड़ा सा ड्रा करने की कोशिश करें तो ये आएगा लगभग, ये लगभग आएगा, ड्रा ऐसे नहीं हो सकता। ठीक है? तो मैं ये कह सकता हूं कि सारे राज्य 8 हैं। और क्वेश्चन कैसे एग्जाम में पूछता है कि निम्नलिखित में से कौन से राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती है, तो आपको यार 8 तो आने चाहिए, तभी तो आप नहीं वाला निकाल पाओगे। हो सकता है उत्तर प्रदेश दे दिया हो, आप कहोगे सर उत्तर प्रदेश से गुजरती है या नहीं गुजरती है, मैं तो कंफ्यूज हूं। तो पहली बात, अधूरा ज्ञान नहीं लेना है। ठीक है? आगे बात करें। आगे हम दोस्तों बात करेंगे कि क्वेश्चन में कई बार बहुत ये पूछा जाता है कि भारत का सबसे ज्यादा नगरीय राज्य कौन सा है। नगरीय राज्य का मतलब है कि जो सबसे ज्यादा नगर के विकास की तरफ बढ़ा है, यानी सबसे ज्यादा नगरीय राज्य है वो है हमारा गोवा। गोवा की बात करें, मैप में अगर देखा जाए गोवा कहां पर है, तो गोवा ये रहा। गोवा किस नदी के किनारे है? मांडवी नदी के किनारे है।
गोवा की राजधानी क्या है? पणजी है ना। सिंपल सी बात है। गोवा कैसा है? तटीय इलाका है। अगर बात करें कि गोवा कैसा है? नगरीकृत इलाका है, यानी राज्य है। पहला क्वेश्चन, भारत में सबसे कम नगरीकृत राज्य कौन सा है? अगर ज्यादा है तो गोवा है, अगर कम है तो वो है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश कैपिटल शिमला। याद रखिएगा, हिमाचल प्रदेश में एक क्रिकेट स्टेडियम भी है जिसका नाम है धर्मशाला। क्वेश्चन में कई बार आया है कि धर्मशाला स्टेडियम किस राज्य में है। आगे हम बात करेंगे, भारत का मध्य प्रदेश सबसे अधिक वन वाला राज्य है। यहां पर सबसे ज्यादा वन पाए जाते हैं। मध्य प्रदेश ये रहा। मध्य प्रदेश में सबसे स्वच्छ शहर भी है। भारत का सबसे स्वच्छ शहर मध्य प्रदेश में है। यह आपको बताना है कौन सा है। मैं आपको बताता हूं, इंदौर की बात हो रही है। भारत का सबसे कम वन वाला, अब देखो मैंने अभी ऊपर बताया नगर का ज्यादा वाला गोवा है, नगर कम हिमाचल प्रदेश। भारत में सबसे ज्यादा वन कहां पर है? मध्य प्रदेश में। और भारत में सबसे कम वन कहां पर है? सबसे ज्यादा वन है मध्य प्रदेश में और सबसे कम है हरियाणा में। भारत का सबसे ज्यादा बारिश वाला क्षेत्र माशानिराम है और स्टेट मेघालय है। क्यों? क्योंकि भारत का माशानिराम क्षेत्र मेघालय के क्षेत्र में पड़ता है और यहां पर 200 सेंटीमीटर से भी ज्यादा बारिश होती है। यहां पर दोस्तों अगर बात करें तो वनों की बात करें तो सदाबहार वन पाए जाते हैं। सदाबहार वन में कौन कौन सी प्रजातियां हैं? जैसे आबनूस, रोजवुड वगैरह। फिलहाल ये चीजें आपको याद अभी नहीं करनी है, जो एग्जाम में आए वो चीजें केवल स्क्रीन पर लिखी हैं। भारत में सबसे कम वर्षा वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो यह है आपका लेह है। याद रखना है कि लेह में सबसे कम वर्षा होती है। यहां पर 15 जो है कितनी 15 से आपकी 40 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है, जबकि उधर माशानिराम में 200 सेंटीमीटर की बात करें, यहां पर मिली एमएल की बात करते हैं। बहुत बढ़िया। चलिए, ये सारे पॉइंट क्लियर हो गए। अरावली पर्वत की बात करें जो दिल्ली से राजस्थान तक फैली हुई हैं। अगर क्वेश्चन में पूछा जाए कि भारत की सबसे प्राचीन श्रेणी कौन सी है, पर्वत श्रृंखला कौन सी है, तो अरावली पर्वत सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है। हिमालय पर्वत सबसे नवीन पर्वत श्रृंखला है। ये दोनों चीजें हमने बताई हैं। हमने दो फैक्ट लिए हैं, सबसे ज्यादा, सबसे कम वर्षा, सबसे कम वर्षा और सबसे ज्यादा के अलावा सबसे कम वन, सबसे ज्यादा वन वाले और सबसे कम नगरीय और सबसे ज्यादा नगरीय वाले। ये 4 पॉइंट मैंने यहां पर क्लियर कर लिए हैं। यानी अरावली पर्वत सबसे प्राचीन है, एंशिएंट है, और हिमालय पर्वत सबसे न्यू है। तो न्यू की बात करेंगे।